हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम G20 को देखेंगे कि G20 होता क्या है। ठीक है, 2023 में जो G20 हुआ था उसकी क्या थीम थी, एजेंडा क्या था, जितने भी इंपॉर्टेंट आउटकम से हाईलाइट से उसको देखेंगे। एग्जाम पर्पज से G20 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। सो अब हम देखते हैं G20 क्या होता है। तो G स्टैंड फॉर द ग्रुप एंड 20 मतलब 20 कंट्रीज। ठीक है, तो G20 में 20 कंट्रीज का ग्रुप होता है। तो क्या और भी ग्रुप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। G7 एक पॉपुलर ग्रुप है, G8, G20, G21। ठीक है, G7 में क्या था? G7 में डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप था। ठीक है, जिसमें 7 कंट्रीज थी। लेकिन उसके बाद रशिया आ गया तो ये G8 का ग्रुप बन गया। तो ये एक तरह से डेवलप्ड कंट्री का ही ग्रुप है। G20 में क्या है, डेवलप्ड के साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये इंक्लूड होती हैं, इसलिए G20 थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें डेवलप्ड के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और G20 में वो इंक्लूड है, इसलिए G20 काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है, G20 के मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या G20 के मेंबर्स हैं या नहीं है, या फिर आपसे G7 के मेंबर्स भी पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। ठीक है, G7 की ट्रिक देखेंगे एंड G20 की ट्रिक देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम पहले बेसिक देख लेते हैं एंड देन फिर ट्रिक देखेंगे। देखो, G20 कब फॉर्म हुआ था? 26 सितंबर 1999 को G20 फॉर्म हुआ था। देखो, G7 की मीटिंग हुई थी 1999 में। वहाँ पर G20 को फॉर्म किया गया था कि 20 मेंबर्स को और इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 8 + 12 तो 12 मेंबर्स को और इंक्लूड किया गया था 1999 में। ठीक है, G20 की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, वो USA में हुई थी। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। USA की फर्स्ट G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। G20 में कितने मेंबर्स हैं? 20 कंट्री है, 20 है, इससे मतलब 20 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें जो मीटिंग होती है वो हेड ऑफ स्टेट की या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है। ठीक है, तो अभी आपने 2023 में देखा होगा, दिल्ली में जितने भी कंट्रीज के जो हेड थे, हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो आए थे। ठीक है, अब हम इस G20 कंट्रीज का GDP देखते हैं। तो ग्लोबल GDP का 85% इन G20 कंट्रीज के पास होता है। GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यदि किसी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा है ना, इसका मतलब उसकी इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो G20 कंट्रीज में डेवलप कंट्री के साथ साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका GDP काफ़ी अच्छा है, तभी 85% आया है। ठीक है, यहाँ पर सारी कंट्रीज नहीं है, वो कंट्रीज हैं जिनकी GDP बहुत अच्छी है। तो ये ग्लोबल GDP का 85% कवर करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 है। और G20 कंट्रीज का एम क्या है? एड्रेस करना मेजर इश्यूज जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इस तरह से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का काफ़ी पॉपुलर रहता है एंड ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो। अब हम इसको ट्रिक के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है, G7 और G8 को एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात फैब्रिक ट्रिक का नाम है। अब कैसे याद रखना है? देखो, ये तो पूरा इसमें तो जितने भी लेटर्स हैं वो कंट्री की नेम है, लेकिन यहाँ पर G और J लेटर ही कंट्री के नेम है। जैसे G से जर्मनी और J से जापान, F से फ्रांस, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन जिसको हम UK बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? UK। F से R से रशिया, I से इटली और C से कनाडा। देखो, G से जापान हो गया, G से जर्मनी हो गया, J से जापान हो गया, F से फ्रांस हो गया, A से अमेरिका मतलब USA हो गया, ब्रिटेन मतलब UK हो गया, R से रशिया हो गया, I से इटली हो गया और C से कनाडा हो गया। ठीक है, G7 + G8 का याद रखने की ट्रिक है गुजरात फैब्रिक। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, G7 में कौन नहीं है? रशिया नहीं है, आपको ये याद रखना है। G8 में रशिया है, तो G7 में रशिया नहीं है और G8 में रशिया है। ठीक है, अब हम G20 का देख लेते हैं। देखो, आपको गुजरात फैब्रिक तो याद ही रखना है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा ये क्या है? वेन डायग्राम है, जिसके अंदर G7 भी है, G8 भी है एंड G20 क्या है? G8 प्लस अदर हमारे 12 मेंबर्स का ग्रुप। ठीक है, तो 12 मेंबर देख लेते हैं कैसे याद रखना है। अब हम G20 जो ग्रुप है उनकी प्रेसिडेंसी देखते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंसी मतलब कौन इसको हेड करेगा, कौन इसको होस्ट करेगा। तो G20 जो मीटिंग है वो एनुअली होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है। जो ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पर 3 या 4 ग्रुप बने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट करती रहती है। ठीक है, 2008 में G20 की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और 2022 में, यदि हम 2023 की बात करते हैं तो इंडिया में G20 हेल्ड हुई थी
ठीक है। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी, प्रगति मैदान में। और 2022 में जो G20 हुई थी वो हुई थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी कहाँ? बाली में। और 2024 में, क्योंकि 2023 में ही डिसाइड हो जाता है कि अगली जो मीटिंग होगी वो कौन होस्ट करेगा, ठीक है। तो 2024 की जो मीटिंग होगी वो होस्ट करने वाला है ब्राज़ील, ठीक है। अब हम G20 की जो मीटिंग हुई थी, सबमिट हुई थी 2023 में, उसको डिटेल में देखते हैं। ये कौन सी समिट थी? ये 18th समिट थी। G20 की जो फर्स्ट समिट हुई थी वो हुई थी 2008 में, वॉशिंगटन DC में हुई थी, USA में, ठीक है। और अब जो समिट हुई है वो 18th समिट है। इसको होस्ट किया था इंडिया ने। इसकी थीम थी, 18 समिट की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। तो आपने देखा होगा थंबनेल पे भी, वहाँ पर लिखा हुआ था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसका मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको याद रखना है G20 की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। एजेंडा क्या है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, आपको याद रखना है। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और एजेंडा था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल जो साउथ है उसकी वॉइस बना था इंडिया, इसलिए इसका एजेंडा था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। मेंबर्स कितने हैं? देखो 20 मेंबर्स तो हैं ही, G20 ग्रुप है तो 20 मेंबर्स तो हैं ही। अभी 2023 में एक और मेंबर ऐड हुआ है, वो है अफ्रीकन यूनियन। तो अब जो टोटल मेंबर है वो है 21। इसलिए मैं बोल रही थी G20 भी एक ग्रुप है जिसमें 20 मेंबर्स जो हम देख चुके हैं, और एक अभी कौन सा ऐड हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। G20 को हेड किया था इंडिया में, तो वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली था इंडिया में भी। और कहाँ पर? प्रगति मैदान में। अब देखो 2023 की मीटिंग में ही तय हो जाता है कि कहाँ पर इसको नेक्स्ट टाइम होस्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसको मिली है? ब्राज़ील को मिली है, ठीक। अब हम G20 जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स को देखेंगे, ठीक है। जो 18 समिट हुई थी उसका क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स रहे वो देखते हैं। एक तो यही है कि अफ्रीकन यूनियन को हमने परमानेंट मेंबर बना दिया है, ठीक है। अब इस वाली समिट में हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया है। तो इस समिट का एजेंडा था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोब में क्या होता है? एक तो होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है उसमें ग्लोब के साउथ तो है ही, एक्सेप्ट दिस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ग्लोबल साउथ में नीचे की जितनी भी साउथ वाली कंट्रीज हैं वो ग्लोबल साउथ में आएंगी, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ में नहीं आती ग्लोबल साउथ में, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इसका एजेंडा था, जिसमें जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ का क्या बना है? वॉइस बना है। इसलिए जो अफ्रीकन यूनियन थे यहाँ पर, उनको अभी हमने G20 में ऐड कर लिया है, पहले G20 में ये नहीं थे, ठीक है। इसलिए हम ये एजेंडा रखा गया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब टोटल मेंबर कितने हैं? 21 मेंबर हैं, जिसमें से 1901 कंट्री है, एक हमारी यूरोपियन यूनियन है और अभी ऐड हुई है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट है और यहाँ पर डैश आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेंगे और मिडल ईस्ट को यूरोप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इस कॉरिडोर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ कॉरिडोर और ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ईस्ट कॉरिडोर में क्या है? हम इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेंगे और नॉर्थ कॉरिडोर में हम अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने वाले हैं। कनेक्ट किस चीज़ से? हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी करेंगे, हाइड्रोजन पाइपलाइंस को बिछाएंगे जिससे कि हम इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर सकें, ठीक है, इकोनॉमिकली। ये जो कॉरिडोर है बेसिकली अल्टरनेटिव है चाइना का जो BRI मॉडल है उससे। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो मॉडल है चाइना का, उसका अल्टरनेटिव है। हम यदि इसकी बात करते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें पार्टिसिपेट किया था किसने? सऊदी अरेबिया ने। देखो यहाँ पर सऊदी अरेबिया तो वो तो आएगा ही आएगा, UAE है यहाँ पर तो UAE भी है, इंडिया होगा ही होगा और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA उन्होंने ये इसके क्या है? पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, इस कॉरिडोर की। ये जो कॉरिडोर है वो BRI का इनिशिएटिव है, अल्टरनेटिव है। तो देख लेते हैं BRI क्या है। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI बोलते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है, और दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड। तो जो सिल्क रोड बेल्ट है वो लैंड रूट का है, ठीक है। तो लैंड से कनेक्ट करता है जो एशिया है उसको, और यूरोपियन यूनियन को लैंड से कनेक्ट करेगा। और मैरीटाइम सिल्क रोड है वो एशिया को कनेक्ट करेगा यूरोपियन यूनियन से, लेकिन सी रूट के थ्रू, ठीक है।
इसमें कौन सा रूट आएगा, सी रूट, और इसमें आएगा लैंड रूट। तो इसमें क्या होता है, चाइना काफ़ी डेप्थ क्रिएट करता जा रहा है, और काफ़ी जो कंट्री है वो डेप्थ में जाती जा रही है। जैसे हम श्रीलंका की बात कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने जो अभी कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं, वो इसका क्या होगा, एक काउंटर अटैक होगा। देखो यहाँ पर इंडिया यहाँ से कनेक्ट करेगा और यहाँ से गल्फ के थ्रू जाकर ये यूरोपियन यूनियन यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये चाइना का जो BRI मॉडल है उसका अल्टरनेटिव है। नाउ हम बायोफ्यूल्स के टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के बायोफ्यूल्स हो सकते हैं, इनकी 4 टाइप्स की जनरेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे बायोफ्यूल की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी, साथ में इससे हमारे जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, इसमें हमने फूड क्रॉप से बायोफ्यूल बनाया है। देखो जो हम खाते हैं उसी क्रॉप्स को यूज़ करके हमने बायोफ्यूल बनाया है। इससे हमारा बेनिफिट तो नहीं है लेकिन बायोफ्यूल तो बन गया। सेकेंड जनरेशन, इसमें हमने जो वेस्ट प्लांट मटेरियल होते हैं उससे बायोफ्यूल बनाया। तो देखो इसमें फ़ायदा हुआ, इसमें हमने फूड क्रॉप को यूज़ नहीं किया लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारा बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी है, साथ में बेनिफिट बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो, साथ में हमारा यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस से इसकी कैपेसिटी भी इम्प्रूव हुई है सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया, जो नॉन फूड स्पीसीज होते हैं उससे बायोफ्यूल बनाए। यहाँ पर तो हमने फूड स्पीसीज जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे बनाया है, यहाँ पर हमने नॉन फूड स्पीसीज से भी बायोफ्यूल बनाया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो बेनिफिट है और बढ़ गया है, मतलब नॉन फूड से भी हम क्या बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग जो नॉन फूड स्पीसीज है उससे बायोफ्यूल बनाया है। अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन क्या बोलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज से बायोफ्यूल बनाना, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज बढ़ते जाएंगे बायोफ्यूल की कैपेसिटी, साथ में हमारा बेनिफिट भी बढ़ता जाता है। बायोफ्यूल होते क्या है, बायोफ्यूल एक लिक्विड फ्यूल होते हैं जिसको प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे बनाया जाता है। इसमें जो प्रोसेस यूज लेते हैं वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका नाम क्या होता है, एनेरोबिक प्रोसेस। इस एनारोबिक प्रोसेस से हम क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल बनाते हैं जिसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। ये एनर्जी का अल्टरनेटिव रिसोर्स होता है। तो यदि कोई पूछा है बायोफ्यूल क्या है, किस फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, ये एक लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है। और इसको बनाया जाता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट मटेरियल से, और इसमें एनारोबिक प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोफ्यूल बनता कैसे है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोफ्यूल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। जो हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, उनको पहले एथेनॉल के प्लांट में लेकर जाते हैं, ठीक है। वहाँ से हम पहले एथेनॉल को कलेक्ट करते हैं, एथेनॉल का कुछ परसेंटेज फ्यूल में मिक्स करते हैं, तो जो बनता है वो होता है हमारा बायोफ्यूल, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो बायोफ्यूल होता है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ये कार्बन के जो फुटप्रिंट होते हैं उसको क्या करता है, कम कर देता है। हमारे जो क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है कार्बन की परसेंटेज को कम करना, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। इसलिए हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी लेकर आए थे 2018 में। अब हम ये अलायंस लेकर आए हैं ग्लोबली, जिससे कि हम बायोफ्यूल को इम्पॉर्टेंस दे सकें, साथ में कार्बन के जो फुटप्रिंट है उसको कम कर सकें। ये जो बायोफ्यूल होता है वो व्हीकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इससे जो व्हीकल्स की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स से, एक तो AU को हमने परमानेंट मेंबर बनाया था, दूसरा है कि हमने एक कॉरिडोर लेकर आए थे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और थर्ड है हमारे ये बायोफ्यूल का अलायंस लेकर आना, ठीक है। वैसे काफ़ी हाईलाइट्स इस समिट में आए थे। इंडिया ने काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं इस टाइम पे, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, थम्स अप बटन। थैंक यू।